लिखो। जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है ये कैसा है? तो हमने एक बात बताई थी आपको। हमने ये कहा था कि मान लीजिए ये थोरेसिक चैम्बर, तो ये थोरेसिक चैम्बर का एंटीरियर और ये थोरेसिक चैम्बर का पोस्टीरियर। तो कहा था कि थोरेसिक चैम्बर का जो एंटीरियर है वो क्लेविकल बोन का बना है, या इसी क्लेविकल बोन को बोला था ब्यूटी बोन। ब्यूटी बोन लिखने की जरूरत नहीं, यहां लिखते हैं क्लेविकल। एंटीरियर पार्ट क्लेविकल बोन का बना है और जो पोस्टीरियर पार्ट है ये डायफ्राम का बना। डायफ्राम रिलैक्स्ड कंडीशन में, आराम की दशा में डोम शेप्ड होता है, गुंबद के आकार का होता है। और डायफ्राम थोरेसिक चैम्बर को एब्डोमिनल कैविटी से या एब्डोमिनल चैम्बर से सेपरेट करने का काम करता है। तो डायफ्राम थोरेसिक चैम्बर को सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से, यहां पर। और डायफ्राम रिलैक्स्ड स्टेट में डोम शेप्ड होता है। डायफ्राम में दो बात लिखेंगे। इन रिलैक्स्ड स्टेट इट इज डोम शेप्ड। रिलैक्स्ड स्टेट में ये डोम शेप्ड होता है। और डायफ्राम में एक पॉइंट और लिखेंगे, इट सेपरेट्स द thoracic cavity from abdominal chamber। थोरेसिक कैविटी को, थोरेसिक चैम्बर को, या दोनों तरफ कैविटी लिख लो, एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का काम करता है। रिलैक्स्ड स्टेट में, आराम की कंडीशन में डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, गुंबदाकार होता है। बट इन देयर कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट
कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में इट बिकम्स फ्लैटेंड। कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में ये फ्लैटेंड हो जाता है, मतलब रिलैक्स्ड कंडीशन में तो ऐसे है, लेकिन जब ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? देखो, डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा। तो डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा। यहां से यहां आ जाएगा। देखो, तो रिलैक्स्ड कंडीशन में डायफ्राम डोम शेप्ड होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। अच्छा, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो पेट बाहर आता है। डायफ्राम जब नीचे जाता है तो पेट बाहर आता है, इसीलिए सांस लेते समय पेट जो है वो फूलता पिचकता। अच्छा भाई, ये बताओ, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम बढ़ गया कि घट गया? पहले सिर्फ इतना वॉल्यूम था और अब इतना वॉल्यूम और बढ़ गया। नहीं बढ़ गया? किस एक्सिस में बढ़ गया? एंटीरियो पोस्टीरियरली, इस एक्सिस में बढ़ गया, ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम इंक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियरली। एंटीरियर और पोस्टीरियर में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसको हटा दे रहे। तो जब भी डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, पहली बात तो ये याद रखनी है कि डायाफ्राम रिलैक्स्ड स्टेट में डोम शेप्ड होता है। रिलैक्स्ड स्टेट में डोम शेप्ड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में फ्लैट हो जाता है, और जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके फ्लैट हो जाता है तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। ऐसे बढ़ जाता है, ऐसे, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर, तो ये चीज बढ़ जाती। ऐसे बढ़ गया, ऐसे हो गया। अरे ये ऐसे था, ऐसे हो गया। तो देखो, जब ये ऐसे था, ऐसे हो गया, तो इतना वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बोलो, when muscle of diaphragm contracted, then it becomes dome shaped। अच्छा, होश में नहीं हो, चाहे जो कह दें। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हो गया? फ्लैटेन। रिलैक्स्ड कंडीशन में कैसा था? डोम शेप। कॉन्ट्रैक्शन के बाद फ्लैट हो गया। बोलो, देन थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीजेज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ गया, ऐसे बढ़ गया, ऐसे। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। दूसरी बात, ये तो हमने कैसे देखा? ऐसे देखा, सामने से। एंटीरियर में क्लेविकल, पोस्टीरियर में डायफ्राम। ऐसे देखो, अगर ऐसे देखा जाए तो ये हमारा थोरेसिक कैविटी डार्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्री, ये डार्सल साइड, और डार्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्री T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12।
ये कौन सा साइड है? डार्सल साइड। तो डार्सल साइड में क्या है? थोरैसिक वर्टिब्री है। मैं लिख दूं, थोरैसिक वर्टिब्री है T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, 12 थोरैसिक वर्टिब्री। और वेंट्रल साइड में क्या है? कल पढ़ाया था, कुछ याद नहीं रहता था। वेंट्रल साइड में कौन सी हड्डी है? स्टर्नम। डार्सल साइड में क्या है? थोरैसिक वर्टिब्री, वर्टिब्रल कॉलम। और वेंट्रल साइड में क्या है? स्टर्नम। तो ये देखो, वेंट्रल साइड में स्टर्नम है, डार्सल साइड में थोरैसिक वर्टिब्री है और वेंट्रल साइड में स्टर्नम है। ये एक टाई से बोन है जिसे हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। और जो लैटरल साइड है, वो लैटरल साइड बनी हुई है रिब्स की। तो कहा था कि ये फर्स्ट पेयर रिब्स, ये फर्स्ट पेयर रिब्स, ये सेकंड पेयर रिब्स, ये थर्ड पेयर रिब्स, ये फोर पेयर रिब्स, ये फिफ्थ पेयर रिब्स, ये सिक्स पेयर रिब्स, ये सेवेंथ पेयर। 7 पेयर रिब्स ऐसी हैं जो डार्सल साइड में तो थोरैसिक वर्टिब्री से जुड़ी हैं, लेकिन वेंट्रल साइड में किससे जुड़ी हैं? स्टर्नम से। आठवीं पेयर, 9वीं पेयर, 10वीं पेयर, ये 3 पेयर रिब्स डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, क्योंकि स्टर्नम तो छोटी है और यहीं खत्म हो गई। तो 8वीं पेयर रिब्स, 8वीं पेयर की पसली, 9वीं पेयर रिब्स और 10वीं पेयर रिब्स इनडायरेक्टली जुड़ी हैं स्टर्नम से, 7th पेयर ऑफ रिब्स से आकर के जुड़ जाती हैं। और 11वीं पेयर और 12वीं पेयर रिब्स किसी से नहीं जुड़ी है, इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इसीलिए बताया था कि रिब्स याद रखने का फार्मूला है 732। कितने पेयर रिब्स हैं? 12 पेयर रिब्स, जिसमें 7 पेयर ट्रू रिब्स हैं, जिसमें 3 पेयर फॉल्स रिब्स हैं और जिसमें 2 पेयर फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो वो 7 पेयर ट्रू रिब्स हैं जो वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़ी हैं। वो 3 पेयर फॉल्स रिब्स हैं जो 7वीं पेयर ऑफ रिब्स से जुड़ी हैं, 8वीं पेयर, 9वीं पेयर, 10वीं पेयर। और 2 पेयर रिब्स फ्लोटिंग रिब्स हैं। फ्लोटिंग रिब्स हैं 11वीं पेयर और 12वीं पेयर। एक बात और बतानी थी, ये मैं स्केलेटल सिस्टम में बताऊंगा। एक बात और बतानी थी यहां कि कास्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिब्स। रिब्स के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कास्टोलॉजी। इसलिए कास्टल टर्म यूज हो तो कास्टल टर्म का मतलब होता है रिब्स। इसीलिए भैया रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं, उन मसल्स को हम लोग बोलते हैं इंटरकास्टल मसल।
क्या बोलते हैं? इंटरकास्टल मसल। और सुनो इधर देखो, जैसे हम थोड़ा इसको दूर दूर दिखाना चाहें, आपको मसल बना के दिखाना चाहें आपको, तो अगर मसल ऐसी है, अगर मसल ऐसी है कि स्टर्नम को बाहर की तरफ मूव कराए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और अगर मसल ऐसी है कि स्टर्नम को भीतर की तरफ मूव कराए तो उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकास्टल मसल। जैसे देखो आप इस फिगर में, ये मसल, सुनो देखो, मैं ऐसे खड़ा हूं, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये स्टर्नम है और ये पसलियां लगी हुई हैं। तो अगर हमको कोई, अगर हम अपने शरीर में ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, तो बताओ शरीर के बाहर जा रहे हैं कि भीतर? बाहर। और अगर हम ऐसे चलें तो, एक चाकू ले लें, ऐसे चलें तो शरीर के अंदर, और इधर चलें तो बाहर। तो देखो इधर देखो, ऊपर वाली पसली, ऊपर वाली रिब्स के डार्सल साइड से निकलकर मसल नीचे वाली रिब्स के वेंट्रल साइड में आके लग जाए, इधर लग जाए, तो बताओ बाहर जा रही है कि भीतर? बाहर। अच्छा इस फिगर को समझो, ऐसे ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये मसल जब सिकुड़ेगी तो छोटी होगी, तो रिब्स को ऊपर उठाएगी, पसलियों को ऊपर उठाएगी। पेन दो तो, ये दोनों रिब्स, एक रिब्स ये है, एक रिब्स ये है, ये दोनों रिब्स हैं। देखा जाए इधर हमारी तरफ, ये दोनों रिब्स हैं। इधर देखो भैया, हम एक एक बच्चे पे ध्यान देते हैं। तुम सोचो कि हमको नहीं देख रहे हैं, वो मोबाइल चला रहे थे, तो हमने कहा हम भी चला लें, जब पढ़ने वाला होश में नहीं है। अच्छा सुनो, ये रिब्स हैं, ये देखो रिब्स, इसको मान लो वर्टिब्रल कॉलम, इस हाथ को मान लो स्टर्नम। एक बात फोटो देख के बताओ, ये मसल जब सिकुड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो रिब्स को ऊपर उठाएगी कि नहीं? ये वाली मसल ऐसे ऊपर उठाएगी रिब्स को ऊपर। ये जब छोटी होगी तो ये रिब्स ऊपर उठेगी, और रिब्स इधर किससे जुड़ी है? स्टर्नम से, ऐसे। तो जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? मैं बता रहा हूं क्या होगा। देखो, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल जब छोटी, तुम एक पेन और दो, ये हमारा मार्कर बड़ा पड़ रहा है तो सेट नहीं हो रहा। अब ये दोनों पेन सेम है तो तुरंत सेट हो जाएगी, है ना? ये देखो ऐसे नहीं, ये है वर्टिब्रल कॉलम, ये है स्टर्नम, ये वाला हाथ वर्टिब्रल कॉलम और ये रिस्ट वॉच वाला स्टर्नम। तो जब रिब्स ऊपर उठेगी तो तुम देखोगे कि ये वाला हाथ स्टर्नम ऊपर भी उठेगा और बाहर भी जाएगा। देखो अभी दोनों हाथ के बीच में दूरी कम है। और अब देखो ये वाला हाथ देखना जिसमें रिस्ट वॉच बनी है काली काली। नहीं, आधे लोग रिस्ट वॉच नहीं जानते ना। तो देखो ये जब ऊपर उठेगा तो ये वाला हाथ देखो ऊपर भी उठ रहा है और बाहर भी जा रहा है। तो पहले देखो दोनों हाथ के बीच की दूरी कम है, अब दूरी बढ़ गई ना। तो जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये रिब्स को उठाएगी। और रिब्स किसको उठाएगा? रिब्स के उठने की वजह से स्टर्नम गोज अप एंड आउटवर्ड, और स्टर्नम के अप और आउटवर्ड हो जाने की वजह से थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा डार्सोवेंट्रली। कैसे बढ़ जाएगा? अभी इसमें कैसे बढ़ा था? एंटीरियो पोस्टीरियरली। और इसमें कैसे बढ़ेगा? क्योंकि डार्सल साइड में क्या है? यह है डार्सल, और यह कौन सा साइड है? वेंट्रल।
ये डार्सल, ये वेंट्रल। तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम अगर स्टर्नम ऊपर उठ के दूर हो जाए तो ऐसे बढ़ जाएगा। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम किस प्लेन में बढ़ जाएगा? डार्सो वेंट्रली, जैसे इसको बोल रहे हैं, ये है एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियरली। वैसे ये क्या है? डार्सो वेंट्रली। डार्सो वेंट्रली। इस मसल को बोलते हैं कास्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बोला करो यार, नहीं याद नहीं होगा। कास्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिब्स। तो रिब्स के बीच में जो मसल पाई जाएगी उसे बोलेंगे इंटरकास्टल मसल। और ये इंटरकास्टल मसल इसको उठा के बाहर की तरफ बोल करती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, इसलिए इसको एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और सुनो, अगर ऊपर वाले मसल, ऊपर वाले रिब्स के वेंट्रल साइड से मसल निकले और नीचे वाली रिब्स के डार्सल साइड में जाके लगे तो भीतर की तरफ जा रही, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे बताओ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंटरनल इंटरकास्टल मसल। इसको बोलेंगे इंटरनल इंटरकास्टल मसल, इंटरनल इंटरकास्टल मसल, IICM, इंटरनल इंटरकास्टल मसल। तो जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स को ऊपर उठाएगी, और जब रिब्स को ऊपर उठाएगी तो स्टर्नम गोज अप एंड आउटवर्ड। स्टर्नम ऊपर की तरफ जाएगा और बाहर की तरफ जाएगा। जब स्टर्नम इधर देखो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ जाएगा तो इन दोनों हाथों के बीच में दूरी बढ़ रही है, यानी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डार्सो वेंट्रली बढ़ जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, जब डायफ्राम नीचे आया तो अब एक बात लिख लेते हैं। अच्छा, ये कौन सी साइड है? ये लैटरल साइड बना रही, लैटरल साइड। तो एक बात आप नोट करना चाहो तो कर लो कि जो हमारे थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज जो है, इसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, डार्सल, वेंट्रल और लैटरल। थोरेसिक केज का इंटीरियर साइड किसका बना है? अरे यार 10 बार बोले, अब तो बोलो। क्लेविकल बोन का। पोस्टीरियर साइड डायाफ्राम का, डार्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम का। और वर्टिब्रल कॉलम में कौन सी वर्टिब्री? बोलो यार, थोरेसिक कैविटी है तो थोरेसिक वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री। वेंट्रल साइड स्टर्नम बोन है, और लैटरल साइड रिब्स के द्वारा बनी। अंडरलाइन कर लो। थोरेसिक कैविटी का इंटीरियर साइड बनाएगा क्लेविकल बोन,
पोस्टीरियर साइड बनाएगा डायाफ्राम, जो रिलैक्स्ड कंडीशन में डोम शेप्ड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में फ्लैटेंड हो जाता है। वेंट्रल साइड बनाएगी स्टर्नम और लैटरल साइड बनाएगी रिब्स। तो देखो तुम कैसे सांस ले पाते हो। अब इतना समझा देने के बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाते हैं। तो एंटीरियर साइड में क्या है? क्लेविकल बोन, पोस्टीरियर साइड में डार्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम बोन और लैटरल साइड में रिब्स। अच्छा भैया बताओ, रिब्स के बीच में जो मसल पाई जाती है उनका नाम क्या है? इंटरकास्टल मसल। और इंटरकास्टल मसल कितने प्रकार की? 2। अगर ऊपर वाली रिब्स के डार्सल साइड से निकल करके नीचे वाली रिब्स के वेंट्रल साइड से मिले, बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। और अगर ऊपर वाली रिब्स के वेंट्रल साइड से निकल करके नीचे वाली रिब्स के डार्सल साइड पे जाके लगे, बोलो, इंटरनल इंटरकास्टल मसल। और सुनो, एक्सटर्नल इंटरनल का एक कारण और है, लिखना बंद करके जरा बोर्ड की तरफ देखो। ये वाली मसल जब सिकुड़ेगी तो ये रिब्स को ऊपर उठाएगी, तो स्टर्नम ऊपर और बाहर की तरफ जाएगा, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डार्सोवेंट्रल एक्सिस में डार्सोवेंट्रली इंक्रीज कर जाएगा। देखो इधर देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो, लिखना उखना बंद करो। यही स्टर्नम है, ये मैंने पेन रख दिया स्टर्नम पे। देखो जब मैं सांस फुलाऊंगा, अभी देखो ये चीज देखो बहुत कम है, पेट वाला तो नहीं दिखा पाऊंगा, डायफ्राम वाला वो तो अंदर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है। इस बात का प्रमाण है कि पांव भारी नहीं, पांव भारी होना दूसरा मतलब होता है। नहीं कहें कि इनको फाइलेरिया हो गया, इनके पांव भारी। पांव भारी होना मतलब है प्रेग्नेंट होना, तो पांव हम लोगों में कभी भारी हो ही नहीं सकते, नहीं, फीमेल में होंगे। अच्छा आप जरा देखो, जब मैं सांस फुलाऊंगा तो तुम देखना, ये मार्कर ऊपर भी आएगा और बाहर भी आएगा। और एक चीज और गौर करना, ये चीज गर्थ बढ़ जाएगी, ये डार्सल ये वेंट्रल, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डार्सोवेंट्रली बढ़ जाएगा। देखो देखो, ये चीज बाहर भी गई और ये चीज देखो, अब गर्थ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? समझ में आया ना? तो जब सीना फुलाते हो, या अभी मैं कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था मालूम? एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। पुलिस विभाग में जब जाओ, डिफेंस में जाओ, मिलिट्री में जाओ, सैनिक बनो, तो कहते हैं सीना आपका एक तो 75 इंच का होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर, कम से कम 70 सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना उससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसे नॉर्मली 70 हो, उससे ऊपर, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में जितना भी है, फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ जाता हो। ये कौन सी, क्या लेना चाहते हो? वो लेना चाहते हैं कि भागना हो, युद्ध करना हो, लड़ना हो, तो दम भर पाओगे कि नहीं भर पाओगे? नहीं, पता लगा बेहोश हो गए तुम, पुलिस ही बेहोश हो गई, मिलिट्री का आदमी बेहोश हो गया। इसीलिए सीने का फुलाव लिया जाता है। तुमको दोनों बातें मैंने दिखाई कि जब मैं अपनी एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो देखो स्टर्नम ऊपर भी आता है और बाहर भी आता है। मार्कर पे तुम ध्यान दो, ऊपर भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है, और ये चीज बढ़ जाती है, यानी थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डार्सोवेंट्रली बढ़ जाता है। और कल एक बात बताई थी, आज फिर एक बात बता रहे हैं, इसी थोरेसिक चैम्बर में चिपका है क्या? लंग्स। और एयर टाइट चैम्बर है, थोरेसिक कैविटी में कहीं से हवा नहीं जा सकती, कहीं से पंचर हो, एक ही जगह है।
इसमें जाएगी, ऐसे जाएगी। और फेफड़े और थोरेसिक कैविटी के बीच में कोई पंचर नहीं है। जैसे तुम हमारे हाथों पर कोई गुब्बारा चिपका दो, ऊपर से केवल गुब्बारा खुला है, तो जब हम अपना हाथ ऐसे करेंगे तो गुब्बारा भी तो खिंच जाएगा, और जब हम अपना हाथ ऐसे दबाएंगे तो गुब्बारा चूंकि हाथ पे चिपका है, गुब्बारा भी दबेगा। असलियत में हम लोग अपने फेफड़े का, अपने लंग्स का वॉल्यूम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते, डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम चेंज करके फेफड़े के वॉल्यूम को बढ़ाते और घटाते। ठीक है। तो ब्रीदिंग में दो चीजें, एक है इंस्पायरेशन, एक है एक्सपायरेशन। तो वन इंस्पायरेशन ऐसे लिखते हैं, वन ब्रीदिंग इज इक्वल टू वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन। एक ब्रीदिंग बराबर एक इंस्पायरेशन प्लस एक एक्सपायरेशन। वन ब्रीदिंग इज इक्वल टू वन इंस्पायरेशन प्लस वन एक्सपायरेशन। एक बार हवा अंदर भरी, दूसरी बार हवा छोड़ी, इसको क्या बोलते हैं, वन ब्रीदिंग। तो अब बताने चल रहे हैं आपको कि इंस्पायरेशन कैसे होता है। हेडिंग डालेंगे, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन, सुनो क्या होता है इंस्पायरेशन करते समय। बोलो, इंस्पायरेशन में दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल ऑफ डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। तो बताओ, इंस्पायरेशन के समय कौन सी दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती, डायाफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। बोलो, जब डायाफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो डायाफ्राम डोम शेप्ड से फ्लैट हो जाता है और थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ जाता है। किसी को कोई दिक्कत? दोबारा बताएं। बोलो, जब एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब्स को उठाती है। बोलो, रिब्स स्टर्नम को ऊपर उठाती है और ऊपर उठने की वजह से स्टर्नम बाहर की तरफ मूव करता है, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डार्सोवेंट्रल एक्सिस में डार्सोवेंट्रली बढ़ जाता है। फिर से सुनो, इधर देखो मेरी तरफ। डायफ्राम की वजह से ऐसे बढ़ा एंटीरियो पोस्टीरियरली और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल की वजह से ऐसे बढ़ा डार्सोवेंट्रली। बोलो, चूंकि थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है, इसलिए दिस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक चैम्बर पासेस टू द लंग्स। किसके पास चला गया?
ट्रांसफर टू द लंग्स, तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। और अगर भैया वॉल्यूम बढ़े तो प्रेशर घट जाता है। बिल्कुल सही करा, पीवी बराबर एनआरटी। वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ा दिया वेसल का तो प्रेशर घट जाएगा, और वॉल्यूम कम कर दो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बोलो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लंग्स का के अंदर का प्रेशर, जिसे हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं, घट जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में नेगेटिव हो जाता है। तो कहां प्रेशर कम है? लंग्स में। कहां प्रेशर ज्यादा है? तो अपने आप ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ हवा इंटर करेगी। दिस घटना इज नोन एज अंतः श्वसन। दिस घटना इज नोन एज अंतः श्वसन, नहीं गलत बोल गए, अंतः श्वसन को तो इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। दिस घटना इज नोन एज इंस्पायरेशन। यही इंस्पायरेशन। हमारे सर कहते थे कि जब तक आपकी थोरेसिक कैविटी झगड़ा करके प्रेशर को बढ़ा घटा नहीं रही, बढ़ा घटा रही है, तभी तक सांस आती। तो जीवन जीना है तो संघर्ष करना पड़ता। पूरी घटना समझ में आई? बताओ इंस्पायरेशन के दौरान कौन सी मसल, अभी सब लिखवा रहा हूं, पहले याद हो जाए तब लिखवाऊं। लिखवाया तो है। वेंट्रल में क्या है? ऐसे थोड़ी होता है। डार्सल में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। देख के बताओ, फिर से देख के बोलो तुम। थोरेसिक कैविटी एंटीरियरली किससे बनी? क्लेविकल बोन से। पोस्टीरियरली डायफ्राम किसको किसको अलग करता है? थोरेसिक चैम्बर को एब्डोमिनल चैम्बर से, एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। बोलो भैया। डार्सल साइड में किससे बनी? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में स्टर्नम, और डार्सल और वेंट्रल के बीच में रिब्स। पसलियां कितने पेयर? 12 पेयर। और 12 पेयर में कितने पेयर डार्सल साइड में थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी है? 7 नहीं, ऑल द 12। अबे डार्सल साइडवा में तो 12 जुड़ी है। वेंट्रल साइड में केवल 7 जुड़ी है स्टर्नम से। तो 7 पेयर रिब्स को ट्रू रिब्स कहते। कितनी पेयर स्टर्नम से डायरेक्ट तो नहीं जुड़ी है, लेकिन 7वीं पेयर के रिब्स से जुड़ी है 3। तो कौन कौन? 7 के बाद 3 पढ़ो। 8वीं पेयर, 9वीं पेयर, 10वीं पेयर। इनको क्या बोलते हैं? फाल्स रिब्स। तो 3 पेयर फाल्स रिब्स, और 2 पेयर किसी से नहीं जुड़ी है, ये फ्लोटिंग रिब्स। कौन पेयर? 11वीं पेयर, 12वीं पेयर। ये थोरेसिक कैविटी समझ में आया? और इसी थोरेसिक केज के अंदर, थोरेसिक चैम्बर में गुब्बारा फंसा हुआ है। कौन सा गुब्बारा है? लंग्स। हम ऐसे कहें कि तुम थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम मत चेंज करो, लंग्स का वॉल्यूम चेंज करो, नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द वॉल्यूम ऑफ योर लंग्स। आप डायरेक्टली अपने लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए इसको बोलते हैं सक्शन पंप। ये सक्शन पंप है, सक कर लेता है एयर को। कभी ऐसा हुआ कि हम किसी लड़के को कहें क्या हुआ, तो लोग कहें मर गए। हमने कहा क्यों? बोले सांस लेना भूल गए। कभी ऐसा हुआ? या कभी ऐसा हुआ कि सर अब मैं बहुत थक गया हूं, आवाज सांस नहीं लूंगा, सांस लेते लेते थक गया। तुम्हें पता ही नहीं रहता, बैठे रहते हो और ब्रीदिंग करते रहते हो, सांस लेते रहते हो। बोलो भैया, आप किसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं? थोरेसिक चैम्बर। और थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है, इसलिए जो भी तुम थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में चेंज करते हो वो किसको ट्रांसफर हो जाता है? लंग्स को।
अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में कम हो गया। तो ज्यादा प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप हवा सर्र से अंदर चली गई। कैसे चल रही है? एक्सटर्नल नेयर से नजल चैम्बर, नजल चैम्बर से इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर से नाइजोफेरिंग्स, नाइजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स, ग्लाटिस से होता हुआ लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रांकस, सेकेंडरी ब्रांकस, टर्शियरी ब्रांकस, टर्मिनल ब्रांकस, लोब्यूलर ब्रांकियोल, टर्मिनल ब्रांकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, एल्वियोल। आप पहुंची जाके, बड़ा लंबा रास्ता है, याद है ना? लिखवाया है कि नहीं लिखवाया? अच्छा आप सुनो एक बड़ी सुंदर बात और, इंस्पायरेशन हो गया। भाई ये बताओ इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल, बात मत करो ए हीरो मारेंगे बहुत अभी आज, बात मत करो, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम बात कर रहे हो, तो यही क्वेश्चन निकल जाएगा नहीं? अच्छा बताओ हमारा क्या नुकसान है? हम तुमको अच्छी अच्छी कहानियां सुनाएं और विदा कर दें यहां से, पैसा तो तुम दे ही चुके हो। सुनो इसका लाभ उठाओ। आप 11 12 पास करने के लिए नहीं फाउंडेशन कर रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है। बताओ इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है? अभी मैं सब लिखवा रहा हूं, ऐसे ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं ना कि कल ये तुम्हारे सिर से उसी तरह गायब होगी दिमाग से जैसे गधे के सर से सींग गायब होती। कहीं कुछ बताया था, कहीं आए हाँ कुछ कहा था आपने, सुना करो, इसको याद करो नालायकों हमारे साथ। नहीं तुमको मैंने कहा था ना संस्कृत में एक सूक्ति है कि पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। पुस्तक में रखी हुई विद्या किस काम की है? देखो हम कोई किताब लेके आए, कोई नोट्स, क्योंकि विद्या कहां है? हमारी खोपड़ी में। किताब की विद्या नहीं है, हमको मतलब नहीं किताब से। तो पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्त गतम धनम, पुस्तक में रखी हुई विद्या किस काम की है? और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन किस काम का है? क्योंकि कार्य काले समुत्पन्ने, समय आने पर ना सा विद्या न तद धनम, न तो वो विद्या काम देती है और न ही वो धन काम देता। इसलिए विद्या को किताब से उठा के यहां ले आओ। तुम नीट की परीक्षा देने जाओगे, बैग वहीं बाहर रखा जाएगा रूम के, और उसी में एनसीईआरटी है, उसी में सब लिखा है, और वहीं 20 मीटर की दूरी पर तुम परीक्षा दे रहे हो। तुम्हारे किस काम का? विद्या तो उसके काम की है ना जिसके दिमाग में। अच्छा तुम हमको पकड़ लो कट्टा सटा के, पर्स छीन लो, मोबाइल छीन लो, गाड़ी छीन लो, सब छीन लो, और किसी अनजान शहर में छोड़ आओ, तो विद्या तो छीन नहीं ली तुमने। हम फिर ढूंढेंगे कि यहां कहां कोचिंग चलती फिर वहां जाएंगे, फिर पर्स बना लेंगे, गाड़ी बना लेंगे, मोबाइल बना लेंगे, घर बना लेंगे। विद्या बड़ी अजीब चीज है, इसको तुम चुरा नहीं सकते। बड़ा अजीब धन है, इसलिए इस धन को प्राप्त करो। भाई बांट नहीं सकता। तुम्हारे घर पे प्रॉपर्टी है, बंट जाएगी, खेत बाड़ी घर द्वार बर्तन तक बंट जाएगा। कढ़ाई तुम ले लो, कुकर हम क्या नहीं बटेगी? विद्या। ये नहीं कहेगा तुम डॉक्टर हो गए, अब 5 महीने तुम ऑपरेशन करोगे, 6 महीने मैं करूंगा 6 महीने बांट लेते हैं, चलो 6 महीने तुम डॉक्टर रहोगे, 6 महीने तुम कानपुर के डीएम, 6 महीने हम। नहीं, तुम ही साल भर डीएम रहोगे, तुम ही डॉक्टर हो, वो डॉक्टर नहीं। न राजा छीन सकता है, न चोर चुरा सकता, न भाई बांट सकता है, और खर्च करने से बढ़ता है। ले अजीब धन है भाई। व्यय कृते वर्धते हो, व्यय कृते वर्धते हो, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सारे धनों में सर्वश्रेष्ठ है। आप कहोगे साहब बढ़ता कैसे? मैं खर्च ही तो करता हूं। कोई चीज तुम्हें याद करनी हो, 4 दोस्तों को और बताओ, उनको आया कि नहीं आया हमें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा लोहा हो गया, एकदम मजबूत हो गया, तुमको सब याद हो गया। हमको सब तुमको पढ़ाते पढ़ाते सब याद हो गया, नहीं याद होगी? अच्छा हम हर साल पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि यार इस साल
ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज 11th में पढ़ा दिया, तो अब रेगुलर बैच में थोड़ा कम पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा खर्च हो गया। खर्च नहीं हुआ नालायक, और बढ़ गया और मजबूती से याद हो गया। विद्या धन बड़ा अजीब धन है, इसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। दुनिया में कोई धन नहीं ऐसा, इसलिए इस धन को प्राप्त करने की कोशिश करो। सवाल पूछ रहे थे कि इंस्पायरेशन में कौन सी दो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट करती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो, मसल ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकास्टल। इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल इंटरकास्टल। अब मैं पढ़ाने चल। अच्छा, मैं जो है अपना कार्टून वार्टून देखते रहते टीवी में, तभी पापा आ गए, न्यूज लगाओ, लग गई न्यूज। अब न्यूज सुन रहे, एक महिला खड़ी होकर बता रही प्रधानमंत्री ने ये कहा, उन्होंने उनको कुत्ता सुअर कहा, उन्होंने कहा सरकार ठीक से नहीं चल रही है। अब यही सब सुनते, तभी कहता था अब मौसम विभाग की जानकारी है। दूसरा आदमी आता था, मछुआरों को सूचित किया जाता है कि आज तेज समुद्री हवाएं चलेंगी, लिहाजा मछली मारने समंदर में ना जाएं, नहीं तो गाना पड़ेगा कि शिकार खुद यहां शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश में धीमी गति की हवाएं चलेंगी, पानी के छींटे पड़ने की संभावना है। हम सोचे यार भगवान है क्या ये लोग, ये कैसे बताते? मध्य प्रदेश में 240 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तीव्र हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान आने की संभावना है, बादल भी फट सकते हैं। इसलिए लोगों को सूचित किया जाता है कि घर में अपने रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें। तो हमको लगता था ये भगवान है क्या, ये सब कैसे बताते? एक्चुअली कुछ नहीं, बड़ा सरल है। बैरोमीटर लगा रखे उन्होंने, दाब मापी, एटमॉस्फेयर हटा, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जस्ट लाइक एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, इसका रूपांतरण किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है या ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जैसे मान लो कानपुर में बैरोमीटर कम प्रेशर बता रहा है, कम दाब बता रहा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर की हवा कहीं घूमने गई है, और जहां यह हवा गई होगी वहां प्रेशर ज्यादा बता रहा होगा। यहां प्रेशर कम, वहां प्रेशर ज्यादा। अब ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ अपने आप सुर सुर हवा बहेगी। गांव में देखो, छत पे चढ़ जाओ, मस्त हवा चल रही, चादर तानो सो जाओ। हम सोचा हवा कैसे चल रही, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा हवा की गति उतनी तेज होगी, आंधी बनेगी, तूफान बन जाएगा। यही बैरोमीटर लगा के बता रहा। समंदर तल पे सी लेवल पर प्रेशर घट गया, अब प्रेशर गिर गया ना, इसका मतलब अब आंधी आएगी, तूफान आएगी। ये बैरोमीटर जितना कम टेम्परेचर बता रहा है, जितना कम दाब बता रहा है, प्रेशर बता रहा, आंधी के उतने तेज आने की संभावना है। अच्छा, समंदर ही है तो हवा क्या करेगी, पानी को दाबेगी और फिर पानी उठेगा, और मान लो वही नाव लेकर तो मछली मार रहे हो और 200 मीटर ऊपर पानी उठा और छप से तुम्हारी नाव में लेकर चला गया समंदर के अंदर, और रोज तुम मछली खाते थे, आज मछलियां तुमको खा रहे हैं। हर कुत्ते का एक दिन होता है, आज मछलियों का दिन आ गया नहीं, इसलिए मना किया जाता। ऐसे बताते थे। तो जब फेफड़े में प्रेशर कम, बाहर प्रेशर ज्यादा, हवा अपने आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई लंग्स में इंटर कर जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। हम लिख दें तब लिखना, हम देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, कैसे लिखेंगे देखो।
इंस्पायरेशन में क्या होता है? मसल ऑफ डायफ्राम contracted and diaphragm becomes flattened. मसल ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करी, जिसकी वजह से डायफ्राम कैसे हो गया? फ्लैटेंड हो गया। और क्या? इधर सुनो, इधर एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, कामा रेज द रिब्स, इन्होंने रिब्स को ऊपर उठाया, सो स्टर्नम गोज अप एंड आउटवर्ड, जिसकी वजह से स्टर्नम ऊपर उठा और बाहर की तरफ गया। तो कौन सी दो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी? अरे बोलो यार, मसल ऑफ डायाफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल। इसकी वजह से क्या हुआ? डायाफ्राम जो रिलैक्स्ड कंडीशन में डोम शेप था, फ्लैट हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ? रिब्स को एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल ने ऊपर उठाया। जब रिब्स को ऊपर उठाया तो स्टर्नम भी गोज अप एंड आउटवर्ड। तो डायाफ्राम के फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज। भैया बताओ, एंटीरियो पोस्टीरियरली कि डार्सोवेंट्रली? एंटीरियो पोस्टीरियरली। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियरली। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियरली। इसकी वजह से क्या हुआ? मैं बताऊं इसकी वजह से क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज डार्सोवेंट्रली। किसी को कोई डाउट? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, तो थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को हम दो तरीके से बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज डार्सोवेंट्रली। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज डार्सोवेंट्रली। तो दो तरीके से हमने थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को बढ़ाया है ना। सिंस thoracic chamber is an airtight chamber, since thoracic chamber is an airtight chamber, क्योंकि thoracic chamber एक airtight chamber है, since thoracic chamber is an airtight chamber, hence this increase in volume of thoracic chamber
ट्रांसफर्ड टू द लंग्स। किसको ट्रांसफर हो गया? ट्रांसफर्ड टू द लंग्स। चूंकि थोरेसिक चैम्बर एक एयर टाइट चैम्बर है, इसलिए जो ये ग्रोथ, जो ये वॉल्यूम बढ़ा थोरेसिक चैम्बर का, ये ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया? लंग्स के पास। क्यों भाई? लंग्स को ट्रांसफर हो गया। ये देखो, लंग्स माने गुब्बारा, थोरेसिक चैम्बर में मेरा हाथ, तो मेरे हाथ में गुब्बारा अगर चिपका है और हम अपने हाथ का ऐसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो या तो गुब्बारा छूट जाए वहां से जो चिपका है, तब तो दिक्कत हो जाएगी, गुब्बारा वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर गुब्बारा परमानेंट चिपका है, छूट नहीं रहा है, तो गुब्बारे का वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा। सिंस thoracic chamber is an airtight chamber, hence this increase in volume of thoracic chamber transferred to the lungs। ये लंग्स को ट्रांसफर हो गया। लंग्स को ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? मतलब है इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया। इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज। और बताओ भैया, जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा? बताओ। लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लिख लो, हेंस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, हेंस इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज, and becomes negative, decreases and becomes negative in comparison to atmospheric pressure। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर घट गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होने का मतलब है कम होना, माइनस में होना नहीं। जैसे तुम डिप्रेशन में चले गए तो नेगेटिव में चले गए, मर नहीं गए। माइनस तो तब होगे जब मर जाओगे, तब लिखा जाएगा फोटो लगा के स्मृति शेष। भाईजान तो रहे नहीं, अब केवल यादें रह गए। सबको जाना ही है, क्यों भाई? आया है सो जाएगा, राजा रंग का फकीर। अरे नालायकों, तुमको धरती पे जितने दिन रहना था 15-16 साल रह चुके उसमें तुम, अब हम रह चुके लंबा। अरे वो तो सब अभी कर ही देंगे, क्या करना, ऐसे कर दो, ये लो। तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज एंड बिकम्स नेगेटिव इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एयर इंटर्स इनटू द लंग्स थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवा अपने आप बाहर से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई लंग्स में पहुंच गई। दिस इज इंस्पायरेशन। यही क्या है? इंस्पायरेशन। देखेंगे, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस air enters into the lungs। due to this pressure difference air enters into the lungs through respiratory tract। due to this pressure difference air enters into the lungs थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दिस इज, यही क्या है?
इंस्पायरेशन। दिस इज इंस्पायरेशन। नोट करो, ये पढ़ा है इंस्पायरेशन, लिख लो, छापो। पहले फोटो बनाया, फिर समझाया, फिर लिखवाया। अब 3-3, 4-4 बार के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बढ़िया डंडा कड़ुआ तेल में डुबो के ले आए और दे दनादन भाई साहब, तभी समझ में आएगा। अच्छा, तुमको मैं बड़े आराम से पढ़ाता हूं जानबूझ के, क्योंकि तुमको इस साल नीट नहीं देना, तो आराम आराम से खूब समझा समझा के, ताकि समझ में तो आ जाए। बाकी यही नोट्स है, इसको 6 महीने में याद कर लोगे तो 6 महीने में सेलेक्ट हो जाओगे, और जिंदगी भर इसको याद न कर पाओ तो जिंदगी भर में सेलेक्ट नहीं हो। मटेरियल फिक्स है, इतना मटेरियल है, जिसका तैयार वो अंदर, और जिसका नहीं तैयार वो बाहर, चाहे 10 साल तैयारी करो, कोई फर्क नहीं। एक्सपायरेशन में कभी लिखवाता नहीं, एक्सपायरेशन केवल समझाता हूं, लेकिन फाउंडेशन में लिखवा देता हूं। अभी मैं रेगुलर बैच लिखवाता तो एक्सपायरेशन ना लिखवाते। सुनो, तुम लिखते रहना, हम चले जाएंगे। तबीयत मेरी थोड़ी कम सही है, आज गए थे थोड़ा डेंटल क्लीनिंग करवाने, और पता नहीं कौन सी दवाई पिला दी है, एकदम मन कर रहा है जाएं और एकदम चौड़िया के सो जाएं, आंखें बंद हो रही बार बार, और 1 घंटे तक वो जुटा रहा मशीन लेके, खर 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 दांतों में, खोपड़ी दर्द कर रही। बोलो जो जो, अरे तो जो हो गया है, जो नहीं, बोलो जो जो मसल इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट करी थी, वही मसल रिलैक्स कर जाती। बोलो एक्सपायरेशन में कोई नई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि इंस्पायरेशन में जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी वही रिलैक्स कर जाती। तो कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करी थी बताओ? डायफ्राम की मसल और एक्सटर्नल इंटरकास्टल। अरे इंटर माने बीच में, कास्टल मतलब रिब्स, और मसल इसलिए क्योंकि मसल है। अच्छा भाई, कोई मसल को मुश्किल तो नहीं पढ़ता? MUSCLE मुश्किल, बहुत सारे बच्चे हैं मसल को मुश्किल, फंजाई को फुनगी, FUNZI फंजाई नहीं फुनगी। रुडोल्फ वर्सो सेल लिनियज बिरकाऊ, हाँ उसने कहा बिरकाऊ ने दिया सर, हम समझ गए, हमने कहा नहीं आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन वो बिरकाऊ चिरकाऊ नहीं है, वो वर्सो है, रुडोल्फ वर्सो। अच्छा भैया बताओ, इंस्पायरेशन में मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है क्या? इसलिए इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस है। जबकि एक्सपायरेशन में कोई नई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। इंस्पायरेशन में जो दोनों मसल ऑफ डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करी थी वही रिलैक्स हो जाती। बोलो मसल ऑफ डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड डायफ्राम अगेन बिकम डोम शेप्ड। तन क्या ऐसा हो गया था, रिलैक्स हुआ, फिर ऐसा हो गया। डायफ्राम कैसा हो गया? डोम शेप्ड। और जब डायफ्राम डोम शेप्ड हो जाएगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीजेज एंटीरियो पोस्टीरियरली। बोलो एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल रिलैक्स, स्टर्नम गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर
डिक्रीजेज डॉर्सोवेंट्रली। तो दो तरीके से थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम घटा। बोलो, सिंस thoracic chamber is an airtight chamber, this decrease in volume of thoracic chamber transferred to the lungs. Intrapulmonary pressure, intrapulmonary volume decreases. Hence, intrapulmonary pressure increases and becomes positive in comparison to atmospheric pressure. Due to this pressure difference, air goes out. This is expiration. Thank you very much. Next day. उतार लो इतना। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहे हो ना, तो अमेरिका जाओ, इंडिया में नहीं समझ में आए।